students, I am back with chapter 10, that is external trade. What is the meaning of external trade? The trade between two or more countries or nation is called foreign or international trade. Students, in previous chapter we have studied internal trade. Internal trade हमने क्या देखा था? जब कभी भी वो ट्रेड जो एक कंट्री के अंदर होता है या विद इन द नेशनल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री इज नोन एज इंटरनल ट्रेड. जस्ट ऑपोजिट उसका एक्सटर्नल ट्रेड क्या है? जब एक नेशन और या दो कंट्रीज के बीच में कोई भी ट्रेड होता है तब क्या कहलाता है? वो एक्सटर्नल ट्रेड, और हम उसे क्या बोल सकते हैं? फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड. अकॉर्डिंग टू स्टेफेंसन, द ट्रेड विच इज डन बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड. जब कभी भी एक कंट्री से बाहर कोई भी ट्रेड किया जाता है तब हम उसे किस नाम से जानते हैं? फॉरेन ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड. कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज आउटसाइड नेशन ट्रेड. एक्सटर्नल ट्रेड के मीनिंग में स्टूडेंट्स अभी हमने क्या देखा था? ये जो ट्रेड है ये कैसे होता है? नेशन के आउटसाइड होता है, दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में. नेक्स्ट इज फॉरेन करेंसी. अब बट ऑब्वियसली बात है, अगर दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो रहा है तो हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी भी और हमारे पास से हमारी करेंसी जाएगी भी. नेक्स्ट इज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स. अगर हम फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं तो बाहर से हम अपने यहाँ पे प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहे हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा उसमें वैरायटी भी देखने को मिलती है. नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग रिलेशन. अगर दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो रहा है, दो कंट्रीज के बीच में कोई भी प्रोसेस की जा रही है बाइंग और सेलिंग की, तो बट ऑब्वियसली बात है कि उन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो पहले से थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग भी होगा. नेक्स्ट इज म्यूचुअल कॉपरेशन. कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब किसी एक कंट्री में कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है तब हमें दूसरी कंट्री का कॉपरेशन भी मिलता है, तो दोनों कंट्रीज एक दूसरे से बैलेंस करके चलती है, दोनों के बीच में कॉपरेशन भी अच्छा होता है. These are the characteristics of external trade or foreign trade. Now, what are the advantages? First advantage is development of economy. किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है उसका ग्रोथ होना, उसमें प्रोग्रेस होना बहुत ही जरूरी होता है. और कब होती है? जब वहाँ पे अर्निंग होगी. अर्निंग कब होगी? जब वहाँ के प्रोडक्ट्स हम सेल करेंगे या जब वहाँ की इकोनॉमी इंक्रीज होगी. तो कैसे इंक्रीज होती है? ऐसे इंक्रीज होती है जब हम क्या करते हैं? फॉरेन ट्रेड करते हैं. नेक्स्ट इज हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अब बट ऑब्वियसली बात है, अगर हमारी कंट्री में बाहर के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं तो वहाँ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको जब हम यूज करेंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज होगा. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर. अब अगर फॉरेन ट्रेड हो रहा है तो यहाँ से वहाँ प्रोडक्ट्स जाएंगे भी और वहां से यहाँ पे प्रोडक्ट्स आएंगे भी. तो वो कैसे जाएंगे? हम पर्सनली जाके देंगे क्या, या वो हमें पर्सनली आके देंगे क्या? नहीं. कैसे जाएंगे? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जाएंगे. अब ट्रांसपोर्टेशन हो गया. सेकेंड क्या हो जाएगा? अब अगर हमें उनसे कांटेक्ट करना है, हम पर्सनली जाएंगे, वो पर्सनली आएंगे? नहीं, कम्युनिकेशन के थ्रू. तो जितने भी ये सर्विस सेक्टर है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो जितने भी ये सर्विस सेक्टर है या जो टर्शरी सेक्टर है उन सब का भी डेवलपमेंट होगा. नेक्स्ट इज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अगर इतनी सारी चीजों का, इतनी सारी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट भी हो रहा है तो वहाँ पे काम करने के लिए हमें लेबर चाहिए, वर्कर्स चाहिए, एम्प्लॉइज चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा. नेक्स्ट इज मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अब मान लीजिए किसी कंट्री में किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, कोई भी प्रोडक्शन का कोई फैक्टर अवेलेबल नहीं है, तो वो दूसरी कंट्री से मंगाएंगे. अगर हमारी कंट्री में नहीं है तो हम वहाँ की कंट्री से मंगाएंगे. जैसे इंडिया में आपको पता होगा बहुत ही कम मशीन्स है, तो जितना भी ये मशीन्स का जो मार्केट है, जैसे ये सारी चीजें चाइना के पास बहुत सारे फैक्टर्स अवेलेबल हैं, तो अब ये चीज बंद हो चुकी है. अब वहाँ की जो डीलिंग्स है वो काफी हद तक कम हो चुकी है, लिमिटेशंस हो चुकी हैं, लेकिन होता तो है ये चीज, ट्रेडिंग होती तो है, तो जितने भी ये फैक्टर्स हैं उनकी भी मोबिलिटी होगी, वो भी एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे. तो दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड. नाउ कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे. तो क्या डिसएडवांटेजेस होंगे? सबसे फर्स्ट डिस्टेंस. ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में पहुंच गया, आज हमने बुक किया 1 घंटे के बाद पहुंच गया प्रोडक्ट, या अगर आज हमने वहां से मंगाया तो आ गया. नहीं, ये एक लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये बहुत टाइम भी लेता है. नेक्स्ट इज डिपेंडेंसी. अगर हमें कोई प्रोडक्ट्स चाहिए वो हमारे कंट्री में अवेलेबल नहीं है, हम किसी दूसरे नेशन से परचेज कर रहे हैं, तो हम उन पे डिपेंडेंट हो जाएंगे कि हमारे पास तो वो चीज है ही नहीं ना, हमें उनसे वो चीज परचेज करनी है. नेक्स्ट इज रिस्की. अब इसमें रिस्क फैक्टर भी है. क्यों है? क्योंकि जब वो प्रोडक्ट्स हमारे पास नहीं है, वो सारी चीजें हमारे पास नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो हमें रेट दे रहे हैं उसका रेट सही है कि नहीं है? हो सकता है वो हायर चार्ज कर दें या कुछ और भी इसमें रिस्क हो सकते
सकते हैं। नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ पर्सनल कांटेक्ट। अब अगर इतना दूर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमारी रेगुलर मीट तो होगी नहीं, काफी टाइम के बाद मीट होगी, या हो सकता है कि हमारी मीट ही ना हो, तो जो भी पर्सनल कांटेक्ट है वो भी यहाँ पे नहीं रहता है। नेक्स्ट इज डाउनफॉल ऑफ होम इंडस्ट्रीज एंड मोनोपोली। जितनी भी यहाँ पे होम इंडस्ट्रीज का मतलब क्या है, अपनी इंडिया की, अपनी जितनी भी कंट्री की जितनी भी इंडस्ट्रीज है उसमें डाउनफॉल हो जाएगा। कैसे डाउनफॉल हो जाएगा, आपने एक चीज नोट की होगी, हमारी इंडिया में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स कहाँ के यूज किए जाते हैं, चाइना के यूज किए जाते हैं। तो वहाँ के जो प्रोडक्ट्स रहते हैं वो बहुत ही चीप भी रहते हैं, प्लस हम इंडिया की क्वालिटी से बहुत ही सुपीरियर भी रहते हैं। क्योंकि अगर हमारे इंडिया में कोई चीज बन रही है, कोई चीज प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, जब वो हम यहाँ से मैन्युफैक्चर करके किसी और कंट्री में भेजेंगे ना, तो वहाँ की जो लेबोरेटरी होती है वहाँ पे वो प्रोडक्ट चेक किए जाते हैं, उनकी बहुत ही डिटेल चेकिंग की जाती है कि इसमें जितनी भी चीजें हैं एडल्ट्रेटेड तो नहीं है, या हमारे यहाँ के लोगों के लिए सेफ है कि नहीं है। लेकिन अगर वहां से कोई प्रोडक्ट आएगा तो क्या हमारे इंडिया में वो चीजें चेक होती हैं? नहीं, वहां से प्रोडक्ट आता है और हम लोग यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो चीपर भी है, प्लस क्वालिटी में भी सुपीरियर है। तो होम इंडस्ट्रीज जो है उनका भी डाउनफॉल हो जाता है। दूसरा यहाँ पे क्या लिखा है, एंड मोनोपोली। मोनोपोली होगी उनकी, जब प्रोडक्ट्स ही उनके हैं तो वो अपना एकाधिकार जमा सकते हैं। मोनोपोली को हम बोलते हैं एकाधिकार, मतलब वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का राइट होगा, किसी और के पास वो प्रोडक्ट है ही नहीं। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉरेन ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। Difference between internal trade and external trade. First point of difference is area. The trade is done within the nation. Internal trade कहाँ किया जाता है, एक नेशन के अंदर या उसकी नेशनल बाउंड्रीज के अंदर, एक ही कंट्री में। एक्सटर्नल ट्रेड, द ट्रेड इज डन आउटसाइड द नेशन। एक्सटर्नल ट्रेड कहाँ किया जाता है, दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में। करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी इज यूज्ड। इंटरनल ट्रेड कहाँ हो रहा है, एक कंट्री के अंदर हो रहा है, तो वहां पे जो भी करेंसी यूज की जा रही है वो भी क्या रहेगी, सिंगल करेंसी रहेगी। और डोमेस्टिक मतलब अगर इंडिया में ट्रेड किया जा रहा है तो वहां पे जो करेंसी यूज हो रही है वो कौन सी रहेगी, रुपीज रहेगी। एक्सटर्नल ट्रेड, द पेमेंट इज डन इन द करेंसी ऑफ रिस्पेक्टिव कंट्री। एक्सटर्नल ट्रेड में हम क्या कर रहे हैं, दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। अगर अमेरिका और इंडिया में ट्रेड हो रहा है, अगर हम इंडिया से वहां पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ से सामान भेज रहे हैं, तो वो लोग पेमेंट किस में करेंगे, रुपीज में। और अगर हम वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें पेमेंट करनी है, तो हम किस में पेमेंट करेंगे, डॉलर्स में। नेक्स्ट इज ट्रेड। ट्रेड इज सिंपली कॉल्ड बाइंग एंड सेलिंग। इंटरनल ट्रेड में सिंपली जो ट्रेड हो रहा है हम उसे क्या बोलते हैं, बाइंग या सेलिंग। लेकिन एक्सटर्नल ट्रेड में ट्रेड इज टर्म्ड एज इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। एक्सटर्नल ट्रेड में हम क्या किस नाम से जानते हैं, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के नाम से। इम्पोर्ट करना, जब हमने किसी कंट्री से गुड्स को अपनी कंट्री में मंगवाया है तो वो क्या कहलाता है, इम्पोर्ट। और एक्सपोर्ट क्या कहलाता है, जब हमारी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में गुड्स जाते हैं। नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शंस आर लेस हियर। इंटरनल ट्रेड में जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो कम होते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड में इट इज हाई हियर। रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे ज्यादा रहते हैं। क्यों ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल अफेयर्स भी मैटर करते हैं। नेक्स्ट इज टाइम। इट टेक्स लेस टाइम। इंटरनल ट्रेड में एक ही कंट्री के अंदर हो रहा है तो वहाँ पे जो टाइम टेकन रहता है वो भी कम रहता है। एक्सटर्नल ट्रेड में इट टेक्स मोर टाइम, क्योंकि दो कंट्रीज के बीच में और इसलिए यहाँ पे ज्यादा टाइम लगता है। रीजन, इंटरनल ट्रेड का रीजन क्या होता है, इट टेक्स प्लेस ड्यू टू नीड ऑफ द सोसाइटी। इंटरनल ट्रेड क्यों किया जाता है, एक दूसरे की नीड्स को फुलफिल करने के लिए। एक्सटर्नल ट्रेड, इट टेक्स प्लेस ड्यू टू डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक्सटर्नल ट्रेड क्यों किया जाता है, क्योंकि एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में जो भी प्रोडक्ट्स है उनका कॉस्ट जो है उसके डिफरेंस की वजह से। नेक्स्ट इज रिस्क। इट इज लेस रिस्की। इंटरनल ट्रेड में जो रिस्क रहता है वो थोड़ा सा कम रहता है। एक्सटर्नल ट्रेड में रिस्क फैक्टर इज मोर, यहाँ पे रिस्क फैक्टर ज्यादा रहता है। नेक्स्ट पेमेंट। पेमेंट इज मेड इजीली। इंटरनल ट्रेड में जो पेमेंट की जाती है वो इजीली हो जाती है, आपने गुड्स परचेज किए, हमने सेल किए, आपने पेमेंट कर दी। उसके बाद एक्सटर्नल ट्रेड में प्रोसीजर ऑफ पेमेंट इज कॉम्प्लिकेटेड हियर। यहाँ पे प्रोसीजर जो रहता है पेमेंट का वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। क्यों रहता है, हमारी करेंसी से पहले बैंक में जाएगा, वहां से उनकी करेंसी में ट्रांसफर होगा, देन आफ्टर उनको मिलेगा। या अगर वहां से आ रहा है तो सेम प्रोसीजर होगा, वहां से वो बैंक में डालेंगे, फिर बैंक कन्वर्ट करेगा, देन आफ्टर हमारे इंडिया में आएगा। नेक्स्ट इज
Government role. Government of country has no role except to curb illegal trade. Internal trade में गवर्नमेंट का जो रोल रहता है वो उतना नहीं रहता है, सिर्फ इतना होना चाहिए कि इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए. एक्सटर्नल ट्रेड में विदाउट प्रॉपर लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट इट कांट बी डन. जब तक हमारे पास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का लाइसेंस नहीं होगा तब तक हम एक्सटर्नल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड नहीं कर सकते स्टूडेंट्स. सो इट वाज डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड. Next topic is modes of entering into international और foreign trade. किस तरीके से हम इंटरनेशनल या फॉरेन ट्रेड को कर सकते हैं. सबसे फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करके. इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, एज आई हैव अर्लियर टोल्ड यू, इंपोर्ट मीन्स कि जब हम किसी और कंट्री से हमारी कंट्री में गुड्स को परचेज करते हैं, इट इज नोन एज इंपोर्ट. और एक्सपोर्ट जब हमारी कंट्री से किसी और कंट्री में हम गुड्स को सेल करते हैं, इट इज नोन एज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रेड. Next is contract manufacturing. Contract manufacturing, which is also known as outsourcing services. For example, मान लीजिए कि हमारे इंडिया में कोई कंपनी है जिसमें प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, उसकी पैकेजिंग करने के लिए या उसमें कोई और ऐसी फैसिलिटी करने के लिए हमने किसी अदर कंट्री के किसी कंपनी को हायर कर लिया, तो ये क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग या तो फिर आउटसोर्सिंग. थर्ड, लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग. ये क्या कहलाता है, फॉर एग्जाम्पल लेट करते हैं कि इंडिया में कोई कंपनी है और अमेरिका में भी कोई कंपनी है. हमारे यहाँ पे जो गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं या जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं तो वहां पे उसकी सेलिंग करनी है. हमने वहां पे एक किसी को भी कंपनी को लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया कि हाँ भाई आप हमारा पेटेंट, हमारा ट्रेडमार्क, ये सारी चीजें यूज कर सकते हो, जिसके लिए आपको क्या पे पड़ेगा, रॉयल्टी अमाउंट. तो वो क्या कहलाता है, लाइसेंसिंग. सिमिलर फ्रेंचाइजिंग भी वही चीज होती है, लेकिन लाइसेंसिंग किस चीज के लिए होती है, प्रोडक्ट्स के लिए, और फ्रेंचाइजिंग किस लिए होती है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए. नेक्स्ट इज जॉइंट वेंचर. जॉइंट वेंचर के नेम से ही आप समझ रहे होंगे, जब कोई भी दो कंट्रीज मिलकर कोई एक प्रोडक्ट बनाती है, वो हो सकता है किसी भी कंट्री में मैन्युफैक्चर हो रहा हो, तो वो क्या कहलाता है, जॉइंट वेंचर. नेक्स्ट इज होली ओन्ड सब्सिडरीज. ये क्या कहलाता है, जब अगर यहाँ की कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया की कंपनी है, उसने अमेरिका की किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, पूरा 100% शेयर वहां पे इन्वेस्ट किया है, तब वो क्या कहलाता है, होली ओन्ड सब्सिडरीज. मतलब काम पूरा वहां पे होगा, पूरी कंपनी वहां पे रन होगी, लेकिन जितना भी उसमें हमने इन्वेस्टमेंट की है वो हमारी इंडिया की कंपनी होगी. तो ये सारे तरीके हैं जिस तरीके से हम इंटरनेशनल या फिर फॉरेन ट्रेड कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, इस पार्ट को हम यहीं पे एंड करेंगे. नेक्स्ट पार्ट में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो आप फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए हमें किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे. नेक्स्ट वी विल मीट विद पार्ट 2. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज.